नमस्ते साथियों। आज अपन पढ़ेंगे क्लास 9th की एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थव्यवस्था में पहला अध्याय देखेंगे। पहला चैप्टर पालमपुर गांव की कहानी। दोस्तों, एक काल्पनिक गांव है जिसके बारे में बताया गया कि यहाँ के लोग हैं वो कृषि तथा कृषि से अलग जो गतिविधियां हैं उनमें लगे हुए हैं, ठीक है, और अपना जीवन चला रहे हैं। तो देखते हैं इस गाँव के अंदर पालमपुर में खेती मुख्य क्रिया है, जबकि अन्य कई क्रियाएं जैसे कि लघु स्तरीय विनिर्माण। विनिर्माण का मतलब होता है किसी चीज का निर्माण करना। डेयरी, परिवहन आदि सीमित स्तर पे है। लघु स्तरीय विनिर्माण की बात करें तो दोस्तों, इन उत्पादन क्रियाओं के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है, जैसे प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित वस्तुएं तथा मानव प्रयास और मुद्रा आदि। उत्पादन का मतलब होता है किसी भी चीज को बनाना। उत्पादन का उद्देश्य क्या होता है? ऐसी वस्तुएं व सेवाएं उत्पादित करना जिनकी हमें आवश्यकता होती है। अर्थशास्त्र में उत्पादन कुछ संसाधनों को तकनीकों से किसी उपभोग करने वाली वस्तु या सेवा को बनाने को कहते हैं। उत्पादन के कारक पढ़ लो दोस्तों, फैक्टर पढ़ लो प्रोडक्शन के। जैसे कि भूमि की आवश्यकता होती है किसी भी चीज को प्रोड्यूस उत्पन्न करने के लिए। दूसरा श्रम यानी कि लेबर। तीसरा भौतिक पूंजी। भौतिक पूंजी दो तरह की होती है, स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी। चौथा उत्पादन का कारक है मानव पूंजी। तो वस्तुओं के उत्पादन के लिए आवश्यक चार चीजें कौन सी होती हैं? भूमि। पहला चीज पढ़ लो, ये पहली आवश्यकता होती है। भूमि में शामिल अन्य प्राकृतिक संसाधन जैसे कि जल, वन, खनिज आदि हो सकते हैं। अब देख लो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इस आप डायग्राम से समझो कि हमें भूमि की आवश्यकता होगी, लैंड की आवश्यकता होगी, फिर लेबर की यानी कि मजदूरों की आवश्यकता होगी जिन्हें काम आता है। फिर कैपिटल यानी कि हमें मतलब कुछ पैसा वगैरह की या कुछ साधनों की आवश्यकता होगी। फिर एंटरप्राइज, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हमें विचार वगैरह भी चाहिए होंगे। तो इस तरह से ये जो कारक हैं, चार कारक, भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी की आवश्यकता होती है। श्रम पढ़ लेते हैं दोस्तों। इसमें सबसे पहले पढ़ो, छोटे किसान परिवारों के साथ खेती में स्वयं काम करते हैं। जो छोटे किसान होते हैं वो परिवारों के साथ खेती में खुद काम करते हैं तथा वे श्रम की व्यवस्था खुद ही करते हैं। मझोले व बड़े किसान अपने खेतों में काम करने के लिए दूसरे श्रमिकों को किराए पर लगाते हैं, ठीक है, मजदूरी करवाते हैं दूसरे किसानों से। श्रम में पढ़ लेते उत्पादन के लिए यह दूसरा महत्वपूर्ण कारक है। पहला था जमीन अथवा लैंड, भूमि। दूसरा है श्रम। तो श्रम अर्थात शारीरिक बल का उपयोग कर काम करना। प्रत्येक श्रमिक उत्पादन के लिए आवश्यक श्रम प्रदान करता है। तीसरा भौतिक पूंजी। तो उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर उपयोग होने वाली वस्तु को भौतिक पूंजी कहते हैं। दो तरह की होती है, स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी। स्थायी पूंजी का मतलब वह वस्तु जो उत्पादन में कई वर्षों तक प्रयोग में लाई जाती है स्थायी पूंजी कहलाती है, जैसे कि औजार, मशीनें, भवन, ये स्थायी पूंजी होती है। कार्यशील पूंजी का मतलब वह वस्तु जो उत्पादन प्रक्रिया में समाप्त हो जाती है और उत्पादन को निरंतर बनाए रखने के लिए कार्यशील पूंजी का इस्तेमाल लगातार करना पड़ता है, जैसे पैसे, कच्चा माल। मानव पूंजी ये चौथा कारक है उत्पादन का। तो पढ़ लो, उत्पादन के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक मानव पूंजी है। मानव अपनी कुशलता, ज्ञान, शिक्षा के बल पर कच्चे माल को तैयार माल में बदलता अथवा परिष्कृत करता है, कच्चे माल का उपयोग करने लायक बनाता है। हेक्टेयर का मतलब क्या है दोस्तों? भूमि मापने की एक मानक इकाई होती है, जैसे कि बीघा होती है। तो एक हेक्टेयर में दोस्तों 10,000 वर्ग किलोमीटर होता है। अब पालमपुर एक काल्पनिक गांव था दोस्तों जिसकी कल्पना हमने की थी। तो यहाँ पे जीविका कार्य यानी कि अपने जीवन को चलाने के लिए लोग दो तरह की गतिविधियां करते हैं, एक तो कृषि क्रियाएं और एक गैर कृषि क्रिया यानी कि कृषि से अलग। तो 75% लोग हैं वो जीविका के लिए खेती बाड़ी का काम करते हैं इस गाँव में, और जो 25% लोग हैं वो लघु उद्योग, विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी का काम करते हैं। मौसम आधारित कृषि ये पढ़ लेते हैं। भारत में दोस्तों 3 तरह की फसलें उगाई जाती हैं। खरीफ फसल जो कि मानसून में उगाई जाती है, जून और अक्टूबर तक उगाई जाती है, जैसे कि ज्वार, बाजरा, गन्ना। रबी की फसल ये शीत ऋतु में उगाई जाती है, अक्टूबर और मार्च तक। गेहूं, आलू, सरसों आता है इसमें। और जायद फसलें दोस्तों ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाती है, जून में, ठीक है, जून से लेकर मार्च में उपजाई जाती है, जिसमें तरबूज, खरबूज, खीरा आता है। तो मार्च से लेकर जून तक उगाई जाने वाली फसल जायद फसलें होती है। किसान एक वर्ष में 3 अलग अलग फसलें इसलिए पैदा कर पाते हैं क्योंकि वहाँ पे सिंचाई की सुविकसित व्यवस्था होती है। बहुविध फसल प्रणाली क्या? एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से अधिक फसलें पैदा करना बहुविध या बहुविविध फसल प्रणाली कहलाती है। अब दोस्तों ये आप पढ़ लो, मेजर क्रॉपिंग सीजन्स इन इंडिया। देखो रबी का जो सीजन होता है उसमें उगाई कब जाती है फसल? अक्टूबर और दिसंबर के बीच में।
और हार्वेस्ट यानी कि कटाई कब की जाती है? अप्रैल और जून में। कौन सी प्रमुख फसलें हैं रबी की? जैसे कि वीट, बार्ले, पेज, ग्राम और मस्टर्ड, जैसे कि गेहूं, जौ, चना, मूंगफली और सरसों। कौन कौन से स्टेट में? पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। खरीफ की फसल है दोस्तों, ये जून और जुलाई के बीच में उगाई जाती है। और हार्वेस्ट यानी कटाई है सितंबर अक्टूबर के बीच में खरीफ फसलों की कटाई की जाती है। इसमें राइस मेज, ज्वार, उड़द, कॉटन, ग्राउंडनट, सोयाबीन आता है। चावल, मक्का, ज्वार, उड़द, कपास, है ना, मूंगफली और सोयाबीन आता है। ये खरीफ की फसल असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तटीय प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र में की जाती है खरीफ की फसलें। जायद की फसलें दोस्तों मार्च और जुलाई के बीच में उगाई जाती है ना। रबी और खरीफ के फसलों के बीच में जो उगाई जाने वाली फसल है वो जायद की फसल कहलाती है। इसमें सीजनल फ्रूट आते हैं, वेजिटेबल्स, फोडर क्रॉप्स, है ना, चारे वाली फसलें आती है इसमें। और सीजनेबल फ्रूट, फल फ्रूट आते हैं, ठीक है, सब्जियां वगैरह उगाते हैं जायद फसलों में। तो ये उत्तरी भारत तथा उत्तर और पश्चिमी भारत में उगाई जाती है जायद की फसलें। अब पढ़ लो, यह भूमि के किसी भी टुकड़े पर उपज बढ़ाने का सबसे सामान्य तरीका है। क्या पढ़ा अभी? बहुविविध फसल, यानी कि एक वर्ष में अगर हम बदल बदल के फसल लगाए तो इससे हम उपज बढ़ा सकते हैं, हमारी प्रोडक्टिविटी या यील्ड कह सकते हो वो बढ़ेगी। उपज बढ़ाने के कौन से तरीके हैं? आधुनिक उपकरणों का प्रयोग, उच्च उपज किस्म वाले बीजों का प्रयोग कर जिससे उत्पादकता बढ़े, पैदावार बढ़े। फिर नई सिंचाई तकनीकों का उपयोग करके हम दोस्तों हमारी उपज बढ़ा सकते हैं। भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है, इसलिए इसका उपयोग सावधानी से करना चाहिए। एक वैज्ञानिक रिपोर्ट के अनुसार आधुनिक कृषि विधियों के कारण प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग जरूरत से ज़्यादा बढ़ा है। हरित क्रांति को भूमि निवनीकरण का साधन माना जाता है, चूँकि इसमें बहुत मात्रा में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। हरित क्रांति क्या है दोस्तों? पढ़ लो। हरित क्रांति का आशय कृषि उत्पादन में तीव्र वृद्धि से है। भारत में 1960 के दशक में रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, सिंचाई के साधनों को अपनाने पर जोर दिया गया। इस कारण फसलों की उत्पादकता काफ़ी बढ़ी। इसे हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। इस क्रांति के फलस्वरूप खासकर गेहूं उत्पादन में वृद्धि हुई थी। नोट लगा के लिख ले, भारत में हरित क्रांति के जनक वो MS स्वामीनाथन को माना जाता है। हरित क्रांति की विशेषता क्या है? उच्च उपज किस्म के बीजों का उपयोग करना या कृषि मशीनरी का उपयोग करना, आधुनिक कृषि पद्धति का उपयोग करना और कीटनाशक और उर्वरकों का उपयोग करना हरित क्रांति की विशेषताएं हैं। हरित क्रांति के सकारात्मक प्रभाव क्या हैं? इसमें कृषि उत्पादन में वृद्धि होती है, किसानों की आय में वृद्धि होती है, गरीबी में कमी आती है, कृषि व उद्योगों के बीच में मजबूत संबंधों का विकास होता है। हरित क्रांति के नकारात्मक प्रभाव पढ़ लो। नेगेटिव इफेक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, तो मिट्टी की उर्वरता में कमी आती है, मिट्टी बंजर बन जाती है। भूजल संसाधनों में कमी आती है, जमीन का जो पानी है वो पूरा सूख जाता है ना, बोरवेल वगैरह लगा के। अब यही कारण है दोस्तों पंजाब और हरियाणा के अंदर आज पानी का संकट देखा जा रहा है। जैव विविधता व पारिस्थितिक तंत्र का निम्नीकरण अथवा ह्रास होता है। उच्च उत्पादन लागत आती है, इसमें क्षेत्रीय विषमताओं में वृद्धि होती है। आगे देखो आप, पारंपरिक खेती और आधुनिक खेती के अंदर क्या डिफरेंस है? तो ट्रेडिशनल जो हम खेती करते हैं उसके माध्यम से, हलों के माध्यम से, बैलों द्वारा खेती की जाती है, रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं किया जाता, जैविक खेती ज़्यादा होती है, सिंचाई के लिए नदी व कुओं का प्रयोग होता है, उत्पादन कम होता है। आधुनिक खेती, मॉडर्न एग्रीकल्चर में मशीनों द्वारा खेती की जाती है, रासायनिक खाद का प्रयोग किया जाता है, जैविक खेती ज़्यादा नहीं होती, सिंचाई के लिए नलकूप, ट्यूबवेल का प्रयोग किया जाता है और इसमें उत्पादन काफ़ी ज़्यादा होता है। आगे पढ़ो, देखो आधुनिक कृषि तकनीकी कौन कौन सी हैं और पारंपरिक कृषि तकनीकी ये समझ सकते हैं अपन, ठीक है। ये तो है पारंपरिक, जिसमें आप देख रहे बैलों की सहायता से एक किसान है वो खेत में बीज डालने का काम कर रहा है, बुआई कर रहा है, ठीक है, वो हाथों से ही छिड़क रहे हैं, जो भी मतलब देसी खाद जो होती है हाथों से छिड़कने काम करते हैं लोग। अब देखो ये आधुनिक खेती होती है, आधुनिक खेती, इसके अंदर ट्रैक्टर लगा हुआ है खेत में, ठीक है, कीटनाशकों का प्रयोग किया जा रहा है, नहरों का, पंप सेट का, बिजली का प्रयोग, बांधों का प्रयोग सिंचाई में किया जा रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, भारत में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने खेती के आधुनिक तरीकों का सबसे पहले प्रयोग किया था। और दोस्तों हरित क्रांति का जो सबसे ज़्यादा लाभ मिला था इन्हीं 3 स्टेट को मिला था। रासायनिक उर्वरक क्या होता है? रासायनिक उर्वरक ऐसे खनिज होते हैं जो कि पानी में घुल जाते हैं
देखो रासायनिक उर्वरक जो भी कट्टा लाएंगे अपन, उसके अंदर ऐसे कुछ खनिज तत्व होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं और पौधों को तुरंत उपलब्ध हो जाते हैं, लेकिन मिट्टी इन्हें लंबे समय तक धारण नहीं कर सकती है। वे मिट्टी से निकलकर भौम जल यानी कि ग्राउंड वाटर कोमा नदियों कोमा तालाबों को गंदा कर दे प्रदूषित करते हैं। मिट्टी में उपस्थित जीवाणुओं व सूक्ष्म जो अवयव होते हैं उनको नष्ट कर देते हैं। रासायनिक खाद के निरंतर प्रयोग से मिट्टी की गुणवत्ता में कमी आती है। समझ गए? आगे चलते हैं। नोट लगाए लिखो, देश में रासायनिक खाद का सबसे अधिक प्रयोग है पंजाब में होता है। गैर कृषि क्रिया वो पढ़ लो। खेती के अलावा जो एक्टिविटीज़ होती है, गतिविधियाँ होती है, उनको गैर कृषि क्रिया कहते हैं, जैसे कि डेयरी, लघु स्तरीय विनिर्माण यानी कि छोटे स्तर पे अगर हम कोई चीज़ बना रहे हैं, बेच रहे हैं, वो लघु स्तरीय विनिर्माण कहलाएगी। दुकानदारी और परिवहन। ये पालमपुर गांव की कहानी थी। तो 75% लोग खेती बाड़ी का काम करते हैं यहाँ पे, और जो 25% लोग हैं वो दोस्तों परिवहन और लघु विनिर्माण उद्योग यानी कि जो छोटे मोटे काम धंधे होते हैं उसके अंदर लगे हुए हैं। तो दोस्तों इस तरह से ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये चैप्टर, कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव ए गुड डे।